हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। श्री कृष्णा एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में मैंने आपको कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज हमारा चौथा क्लास है, और जिसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और आप सभी लोग कापी पेन लेके तैयार हो जाएं और एक अच्छा खासा नोट्स बना करके पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। और श्री कृष्णा एकेडमी आपके साथ हमेशा लगी हुई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और हम लोगों का प्रयास है कि एक ही प्लेटफार्म पर सभी सब्जेक्ट, कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या सामाजिक विज्ञान हो, या फिर वो गणित हो, या विज्ञान हो, ठीक है, सभी क्लासेस एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको अच्छे से उपलब्ध कराई जाए, ये हमारा प्रयास है। ठीक है। और कक्षा 12 के बच्चों के लिए जल्द ही हमारी नई क्लासेस आने वाली हैं, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ की क्लासेस, उसके साथ में हम लोग इंग्लिश की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और लगातार आप लोग अपने तैयारी पे फोकस करिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप हमारे पास कमेंट करिए, हम कमेंट को पढ़ेंगे और अगले क्लासेस में जब आपकी लाइव क्लासेज होंगी तो डाउट सेशन में आप सभी के जितने भी डाउट होंगे उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है, हमने अभी पिछले क्लासेस में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके हैं परिवर्तन। परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। शब्द समीकरण, संतुलित और द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं। प्रकार में कुछ प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ प्रकार को अभी हमने आगे पढ़ना जारी रखेंगे। कि पहला हमने प्रकार पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एक उत्पाद बनाए तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन में आपको बताया गया था कि जब एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो हम उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन हमने पढ़ा था। वियोजन को 3 खंडों में हमने बांटा था, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उष्मीय में हमने पढ़ा था कि उष्मा देने पर वियोजन हो, मतलब बाहर से हमको गर्म कर दिया जाए किसी अभिक्रिया को, तब जाकर उसमें वियोजन हो तो उसमें वियोजन। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन। और अगर प्रकाश के द्वारा वियोजन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन, जिसमें हमने उदाहरण बताया था सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है। आगे हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप लोग पिछले स्लाइड, हमारी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। और हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे अवक्षेपण के बारे में। अवक्षेपण अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ रखा था, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? उष्माक्षेपी या इक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा निकले, बाहर निकले। ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? इक्जोथर्मिक रिएक्शन। इक्जो, इक्जो का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। इंडो का मतलब क्या होता है? अंदर आना। ठीक है। एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है इक्जोथर्मिक। तो इक्जोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हमारी अभिक्रिया, ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही हो जिसमें उत्पाद तो बने, उत्पाद बनने के साथ साथ कुछ उष्मा क्या हो, बाहर निकले। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे कहा गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिक्रिया दो टाइप की इस प्रकार से हो सकती है उष्मा के आधार पर। किसी अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है और किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाने के लिए हमको बाहर से उष्मा देनी पड़ती है। जैसे अभी आपको भोजन पकाना है तो आपको भोजन की सभी सामग्रियां आपने बर्तन में रख दिया, पात्र में। मान लीजिए आपको दाल पकानी है तो आपने दाल, पानी या नमक, जो भी चीज़ उसमें मसाले
जो भी डाल करके उसमें आपने रख दिया, क्या वो पक के भोजन तैयार हो जाएगा? नहीं, उसको भोजन बनने के लिए, मतलब परिवर्तन उसमें लाने के लिए, क्योंकि भोजन का पकना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, आपने शुरू में पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसको पकने के लिए हमको बाहर से क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके हमारा भोजन पक करके उसमें परिवर्तन हो करके हमें नया पदार्थ मिलेगा, ठीक है। तो वो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब हमने बाहर से उसको ऊष्मा दिया अभिक्रिया को होने के लिए, ठीक है। और एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया हमारी ठंडी थी, जैसे आपको एक चूना दे दिया जाए, सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपके घरों में पेंटिंग के लिए आता होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसमें अगर हम क्या करें, पानी में डालें, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालें? पानी में डालें, तो पानी में डालने पर क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, भाप निकलने लगता है, उबाल आने लगता है। अगर आप उसमें अपने हाथ को डालेंगे तो आपके हाथों पे फफोले पड़ जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी। वहां अभिक्रिया होने से उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डालेंगे? जल में डालेंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। तो उष्मा निकलने वाले को हम उत्पाद की तरफ प्लस चिन्ह के साथ में जोड़ देते हैं। तब हम अगर उत्पाद की तरफ प्लस उष्मा या प्लस ऊर्जा या प्लस कोई कैलोरी ली जाए, मान लीजिए 94 कैलोरी या 108 कैलोरी, कोई भी अगर हम उत्पाद की तरफ प्लस के साथ में हम लिख दें तो हम उसको समझते हैं कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी में क्या होता है? उष्मा को हम अभिकारक की तरफ प्लस करते हैं। बात समझ आ गई? ये लिखने का तरीका है रसायन में। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ईंधन का जलना। ईंधन का जलना मतलब जैसे अभी हमने ले लिया कोयला, ठीक है। तो कोयला को हम जला के देखते हैं, हमारे पास है कार्बन, कोयला, ठीक है। अब कोयले को हमने क्या किया? जलाया। जलाने के लिए क्या चाहिए? इसको ऑक्सीजन चाहिए। और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज़ जल नहीं सकता, तो ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके साथ में आपको पता है, जब आप जलाते हो, कोयले की अंगीठी बनाते हो उसमें चाय बनाने के लिए, आप देखोगे दुकानों पे, तो वहाँ पे क्या होता है? जलता है तो आग निकलती है, उष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है। क्या क्या निकलता है? उष्मा निकलता है, और उसके साथ में प्रकाश निकलता है। क्या निकलेगा? उष्मा और प्रकाश निकलता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उत्पाद की तरफ उष्मा निकल रही है। बात समझ में आ गई? यहाँ उदाहरण दिया गया श्वसन। श्वसन की भी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? उष्मा क्षेपी होती है। क्योंकि अभी आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे श्वसन को, डिटेल में होता क्या है आखिर श्वसन। केवल सांस लेने को हम श्वसन नहीं कहते हैं श्वसन, बल्कि क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है भाई? रासायनिक अभिक्रिया में जब हम भोजन करते हैं, खाना हमारे बॉडी में जाता है, पचता है, तो हमारे वेसल्स के द्वारा अवशोषित हो करके क्या होता है? वो ब्लड में जाता है, और ब्लड के माध्यम से वो क्या पूरे हमारे बॉडी में हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। और ब्लड के माध्यम से ही फिर हमारे सांस लेने से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी की कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ग्लूकोज पहुंचा हमारे हर एक सेल में। ग्लूकोज कहाँ पहुंचा? हमको एनर्जी नहीं पूरे बॉडी में पहुंचता, ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे पूरे बॉडी में हर एक कोशिका में पहुंचेगा। और वहां पे जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन भी वहां पे पहुंचेगा। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? दहन होगा। क्या होगा? दहन होगा। आग लगेगी, दहन होगा, ठीक है। उस दहन से क्या निकलेगा? भाई कोई भी चीज नॉर्मल सी प्रक्रिया है, कोई कार्बन की बनी चीज जलेगी, कोई कार्बनिक पदार्थ जलेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। उसमें अगर कुछ नमी है तो जल निकलेगा, जल वाष्प के रूप में। उसके साथ में क्या मिलती है? हमको ऊर्जा मिलती है। किसी भी चीज को जलने में क्या मिलती है? उष्मा या प्रकाश, ये सब निकलता है, उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज को हमारे बॉडी में जलेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल वाष्प के रूप में निकलेगा, और क्या निकलेगा? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर आया कहाँ से? ये टेम्परेचर हमारे जो कोशिकाओं में दहन हो रही है, उससे जो ऊर्जा मिल रही है, उसी ऊर्जा से क्या हो रहे हैं? हम लोग चल फिर रहे हैं, और उसमें जो बची खुची ऊर्जा होती है वो हमारे बॉडी में स्टोर भी हो जाती है। इसको हम लोग बायोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन एक
उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन में से उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक हमारा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया उष्मा क्षेपी का सीधा विपरीत है। विपरीत का मतलब अभी हमने समझाया शुरू में कि उष्मा शोषी का मतलब उष्मा को सोखने वाला, मतलब इसको हम अभिक्रिया करवाने के लिए बाहर से उष्मा हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, उष्मा का अवशोषण होगा ऐसी अभिक्रियाओं में, तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, हमें सूखा चूना प्राप्त होता है। क्योंकि हमने एक रिएक्शन बताया था इसके पहले कि अगर हम सूखे चूने को पानी में डालते हैं, सूखे चूने को पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, बुझा हुआ चूना बन रहा था, और इसी की हम क्या करते हैं, दीवार पे पेंटिंग करते हैं। आपको पता होगा दीवार पे जो पुतैया की जाती है चूने की, तो वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले आप सूखा चूना लेके आते हो, फिर पानी में घोलते हो, उसको पकाते हो, तब उसको हम पका हुआ बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, और आप ये भी देखे होंगे जब शुरुआत में हम इसको दीवारों पे पोतते हैं तो क्या होता है, तुरंत ये दीवार हमारी चमकती नहीं है। जैसे जैसे दीवार सूखती है, सूखने का मतलब क्या हुआ, गर्म हुआ, जैसे जैसे दीवार सूखती है वैसे वैसे क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसमें से क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, और हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझा रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और जो उसमें नमी रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पे एरो लगाया है, ये एरो इस पे नहीं लगेगा, बल्कि क्या निकलेगा, यहाँ से नमी निकलेगी। क्या निकलेगी, जो भी नमी रहेगी वो निकल जाएगी। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और नमी बाहर निकल जाएगी, और हमें प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दीवारों पे बाद में लगा हुआ मिलता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है, इसीलिए दीवारों में व्हाइट व्हाइट चमक आती है। ठीक है, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी सेम वही चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम संगमरमर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब अगर संगमरमर है कोई चीज़, या जो हमारा जिस पे दीवार पोतने के बाद जो सूखा हुआ बचा, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, सूखा चूना बन जाएगा, और जो जिस कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से वो बना था, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको गर्म करेंगे तब अभिक्रिया होगी। तो बाहर से हमको देख लो, अभिकारक के साथ में प्लस उष्मा लिखा गया है, मतलब अभिकारक की तरफ उष्मा को प्लस किया गया है। ठीक है, तो इससे हम पहचानेंगे कि ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके अलावा उष्मा शोषी में आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ध्यान से समझिए। प्रकाश संश्लेषण में होता यह है कि हम लेते हैं जो हमारे पौधे हैं, उनके पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल क्या करता है, हम उस पर प्रकाश पड़ता है, और वायुमंडल से हमारे जो पौधे हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और प्लस जड़ों से, पौधे अपनी जड़ों से क्या लेके आते हैं, जल। क्या लेके आते हैं, जल लेके आते हैं। ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति में, एरो आप देखोगे ऐसे लिखा रहता है रिएक्शन, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, तब जाके हमारे पौधे क्या बनाते हैं, भोजन, ग्लूकोज बनाते हैं, C6O12 C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, देख लो इस रिएक्शन को, क्या 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 लिया गया है, हमने क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, पौधों ने वायुमंडल से क्या लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया था, और जड़ों से क्या लिया, जल लिया, और प्रकाश की उपस्थिति में, अब ध्यान देना, प्रकाश हो रहा है, बिना प्रकाश के तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो प्रकाश काम क्या कर रहा है, प्रकाश उस अभिक्रिया को करवाने के लिए बाहर से एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बिना प्रकाश के नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है, उष्मा
शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होने का मतलब यह हुआ कि जब प्रकाश रहेगा, प्रकाश क्या करेगा, उस क्लोरोफिल को जागृत करेगा, उसको एनर्जी देगा, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयुक्त होकर के क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और पौधों का भोजन तैयार होगा। बात समझ आ गई। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या है, एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। बायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को डिटेल में। यहाँ पे केवल ये समझना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या है, कैसी अभिक्रिया है, वो भी एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। और भोजन का पचना, ठीक है। अब पेट में जो भोजन पचता है वो अलग प्रक्रिया है, बाकी जो भोजन का पचना जो होता है वो होता है हमारे कोशिकाओं में, जिसको हम श्वसन क्रिया बोलते हैं। पचना अलग चीज है, श्वसन अलग चीज है। तो श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, या इसी को हम हिंदी में उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहें या फिर हम इसी को कहें उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप हैं, एक तो ऑक्सीकरण होता है और एक होता है अपचयन। दोनों में आप डिफरेंसेस समझते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपचयन, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ से के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोले हमने कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ में, जो अभिकारक के रूप में हमने कोई पदार्थ लिया है, उस पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या उसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा क्या हम एक ही लक्षण देख लेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि तो हम कह देंगे ऑक्सीकरण है, क्या और कोई दूसरा लक्षण नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी आ रही हो, तब भी हम कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। कमी कब होगी, जब हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। इसके अलावा यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालता है, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को निकालता है, त्याग करता है, तो भी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया, जैसे हमारे पास है कापर। कापर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ में कापर का दहन हो रहा है और बन रहा है कापर ऑक्साइड, ठीक है। तो आप सभी को पता है कापर के पास में अभी आप देख पा रहे होंगे कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में पाया जा रहा है। जैसे ही कापर ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो कापर के पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, कापर के पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, कापर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। बात समझ आई। यहाँ पे हो क्या रहा है, कापर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कापर का क्या हो रहा है, कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, जैसे हमने लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम या सोडियम ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम। आप सभी को पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी कोष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अच्छा नवी में आप पढ़े होंगे। तो अगर सोडियम इस रूप में है, जैसे ही सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पे प्लस आवेश आ जाता है। क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। अब इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। पहले सब तक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था, उसमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो हम कहेंगे कि सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण।
या उपचयन हो गया। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस आ जाएगा। तो इसने तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, बाहर निकाला है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अपचयन के बारे में समझते हैं। अपचयन ऑक्सीकरण का सीधा विपरीत है। ठीक है, उसमें कहा गया था ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में क्या होता, ऑक्सीजन का निकलना। उसमें कहा गया था हाइड्रोजन का निकलना, अपचयन में क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। सीधा उल्टा, उसमें कहा गया था ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इसमें क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। सीधा उल्टा आपको समझना है। ठीक है, तो अपचयन कब हम कहेंगे कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, हटने का मतलब क्या हुआ, निकलना। ठीक है, उसमें क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का हटना या निकलना, या ऑक्सीजन की कमी कह सकते हो, ऑक्सीजन की कमी हो तो हम कहेंगे कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है। या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो, क्या हो रही हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तब तो ऑक्सीकरण। ठीक है, याद रहेगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ध्यान देना है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, सॉरी हमने उल्टा बता दिया आपको, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। याद हो जाएगा, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण। याद हुआ। और अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। याद हो जाएगा। या फिर इसके अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जैसे हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्लोरीन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इस पे आ जाएगा क्लोरीन पे एक माइनस। अब हम कहेंगे कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। याद हो जाएगा, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या मान लीजिए हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 ऋण चार्ज। तब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। अभी तक देखिए कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन निकल गया। हमने बताया ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ गया, देखो कॉपर के पास में हाइड्रोजन नहीं था, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास तो ऑक्सीजन नहीं था, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण हुआ भाई, ऑक्सीकरण क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को जोड़ लिया। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और कॉपर के साथ में कमी हो गई, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, क्या समझना है आपको, एक वर्ड आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, या इसी को हम और क्या कह सकते हैं, उपचायक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपचायक। ठीक है, और एक होता है हमारा अपचायक, अपचायक। ठीक है, ये दो चीजें, ये क्या होती हैं, ध्यान से समझना है। जैसे हमने रिएक्शन लिया कॉपर ऑक्साइड, और इसका अभिक्रिया हुआ हाइड्रोजन के साथ में, बना कॉपर प्लस H2O। ठीक है, अब ध्यान से समझना है,
यहाँ पे सबको दिख रहा है कि कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई। कॉपर के पास में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। बात समझ में आई। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जिसका अपचयन हो रहा हो उसको बोलेंगे, जिसका अपचयन हो रहा हो उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। याद हो जाएगा। जिसका भी, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा हो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा हो उस पदार्थ को अपचायक कहेंगे। एकदम उल्टा। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे, जिसका अपचयन हो रहा होगा। जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको बोलेंगे अपचायक। सीधा उल्टा समझना, उल्टा है, क्योंकि अपचयन, अपचयन जिसका हो रहा है उसको ऑक्सीकारक कह रहे हैं। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको ऑक्सीकारक नहीं कहना है। जिसका अपचयन होगा उसको ऑक्सीकारक कहेंगे। और जिसका उपचयन होगा, अपचायक किसको बोलेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होगा। याद हो जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है, ये ध्यान रखना है। जैसे इस अभिक्रिया में देखोगे कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो आप बोलोगे भाई कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। हमने बताया जिसका अपचयन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड हमारा कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा, अप, सॉरी ये क्या है, इसका हो रहा है अपचयन, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा, अपचायक। समझ में आएगा। जिसका अपचयन हो रहा हो उसको ऑक्सीकारक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो उसको अपचायक कहेंगे। ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स नाम से समझ में आ रहा है, अभी आपको इंग्लिश बताया गया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की अंग्रेजी क्या होती है, बताइए भाई। ऑक्सीकरण की अंग्रेजी क्या होती है, ऑक्सीकरण की होती है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अपचयन की अंग्रेजी क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया की अंग्रेजी क्या होती है, रिडक्शन। क्या होती है, रिडक्शन। यहाँ से ध्यान से समझना है, रेडॉक्स में क्या हुआ, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब एक ऐसी कंबाइंड अभिक्रिया, एक ऐसी कंबाइंड अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा हो, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, अपचयन उपचयन। इसको हम लोग नाम से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन उपचयन एक साथ में बताना है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है बच्चों, अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे वही सेम रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड का यहाँ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, उपचयन। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही अभिक्रिया में, रासायनिक समीकरण तो एक ही है, अभिक्रिया एक ही हो रही है, एक ही अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी।
चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अभिक्रियाएं पूरी तरह समाप्त हो गई हैं। ठीक है। जो इसका भी क्लास छूटा रहेगा वो लोग पिछले वीडियोज में देख लीजिएगा, उसमें सभी अन्य जो अभिक्रियाएं हैं उसको डिटेल में पढ़ाया गया है। अब हमारा टॉपिक होता है ये कोई संक्षारण, तो संक्षारण कोई अभिक्रिया नहीं है, ध्यान देना है, संक्षारण कोई अभिक्रिया नहीं है। संक्षारण हम एक प्रक्रिया को कहते हैं, एक क्रम को कहते हैं, एक उपक्रम को कहते हैं। ठीक है। जिसमें संक्षारण में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। हाँ, संक्षारण अभिक्रिया नहीं है, लेकिन संक्षारण में अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो संक्षारण क्या है, आप सभी को पता है, आप सभी के घर में लोहे के बहुत सारे सामान होंगे। ठीक है। या लोहे की खिड़की, जंगले, या आपके साइकिल के जो चक्के हैं उसमें जो रिन लगी हुई है वो भी लोहे की बनी हुई है, साइकिल की तीली है। ठीक है। इन सब में आप देखोगे कि कुछ समय के बाद मूर्छा लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, मूर्छा। और ये धीरे धीरे क्षरण होकर के क्या होती है, नष्ट होने लगती हैं। तभी तो नए नए चीज हम लोहे के लेके आते हैं, धीरे धीरे वो पुराना होता है तो धीरे धीरे वो हल्क खत्म होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। इसका क्या कारण है, इसका ये कारण है कि जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में आती है। किसके संपर्क में आएगी, वायु और नमी के संपर्क में आती है, तब वह वस्तु धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। क्यों नष्ट होती है, क्योंकि उस वस्तु का, वो जो वस्तु है जिस चीज का बना हुआ है, जिस धातु का बना हुआ है, उस धातु की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ में, और उस धातु का हो जाता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने से वो धातु जंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है कि धातु किस में चेंज हो जाता है, जंग में चेंज हो जाता है, नया पदार्थ हमें जंग बन जाता है, जिससे हम पुराना पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे। यहाँ पे कहा गया है धातुओं का वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में, या किसी अन्य पदार्थों के प्रभाव से, जैसे अम्लीय कोई चीज हो गया, क्षारीय चीज हो गया, उससे भी जंग लगता है, वो भी पदार्थ हो सकता है। धीरे धीरे खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण या कोरोजन कहलाता है। ठीक है। ये जंग मुख्यतः ज्यादातर लोहे में देखा जाता है। इसके अलावा लोहे में देखिए जंग लगता है तो क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं। क्या बोलेंगे, जंग कहते हैं। ठीक है। इसका सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है, इंटू XH2O। एक्स मतलब जल नमी के साथ में है, तो इसी को बोलते हैं, याद रख लेना, ये जंग का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चा, जंग का। इसको पढ़ेंगे क्या, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों कहा गया, जल को हाइड्रेटेड कहा जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जनरल नाम जो कोई हम लोग जानते हैं, इसको जंग कहते हैं। जंग का मतलब मूर्छा, एक हिसाब से समझ लीजिए। जंग यहाँ कोई युद्ध का जंग नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से चांदी में आप देखोगे कुछ दिनों बाद चांदी काली पड़ जाती है। अब चांदी काली पड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ, चांदी काली कब पड़ती है, जब वो उसका ऑक्सीकरण होता है तो धीरे धीरे चांदी काली पड़ जाती है। इसका मतलब समझ जाना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। तांबा, तांबे के बर्तन होंगे आपके घरों में, आपके लोटा रखा होता है, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसका संक्षारण हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। लोहे पर जंग लगना ही तो आप देख लिए। अब बात आई कि जब अगर संक्षारण होगा तो आप सभी को पता है बहुत सारी हानि होंगी। हानि का मतलब क्या हुआ, भाई लोहे का कोई सामान है या किसी चांदी का कोई सामान है, वो धीरे धीरे संचारित होकर मोर्चे में जंग लग के पूरी तरह से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो सामान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमारे जो धन होगी वो उसमें भी हानि होगी, क्योंकि हमको ने खरीद के लाया है तो भाई तो धन का तो लॉस हुआ ही, खराब हो गया। बात सुन आई। तो धन की भी हानि होती है। मकानों में लगे रहते हैं, मकान भी पुराना हो जाता है तो मकान देखते हो ढह जाते हैं, मतलब सरिया वरिया में मोर्चा लग गया, इसकी वजह से मकान क्या होते हैं, ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। आप नदियों के पुलों पे देखोगे तो बहुत सारे पुल आप देखोगे गिर जाते हैं। कहाँ से गिर जाते हैं, उसमें जंग लग गया, पुराना हो गया ब्रिज। ठीक है। जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, संक्षारण हो गया, और वो इसमें
धन हानि हुई या फिर पुल बर्बाद हो गया तो धन की भी हानि हुई, क्योंकि अब दोबारा पुल बनाना पड़ेगा, कितने मेहनत से, कितने मजदूरों की मेहनत से, कितने धन से वो बनाया गया था। ठीक है, तो ये सब कॉमन चीजें हैं, आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो, आपके बुक में भी रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ समझना यह है कि हम आखिर इससे बचे कैसे, संक्षारण ना हो इसके लिए हम क्या उपाय करें, संक्षारण से बचेंगे कैसे। तो संक्षारण के बचने का उपाय क्या है, संक्षारण के बचने का उपाय है गैल्वेनीकरण। क्या है, गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण का मतलब किसी धातु के ऊपर, धातु का बना हुआ कोई सामान है, तो किसी धातु को हमको संक्षारण से बचाना है, तो उस पर हम किसी ऐसी धातु की परत चढ़ा दें जो कि कम क्रियाशील हो, जो हमारे ऑक्सीजन के साथ में या नमी के साथ में धीरे धीरे अभिक्रिया करे या कम अभिक्रिया करे या अभिक्रिया न करे। बात समझा, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। किसी धातु पर क्या कर देना, किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। इसमें अक्सर टीन उनकी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगला क्या है, मिश्र धातु बना दिया जाए। तो मिश्र धातु भी क्या होता है, उस पर जंग रोधक होता है, उसमें जंग जल्दी लगता नहीं है। मिश्र धातु बना दिया, जैसे आप लोग देखे होंगे स्टेनलेस स्टील, वो भी एक प्रकार का मिश्र धातु ही है। स्टील के बर्तनों में जंग नहीं लगते, रीजन क्या है, मिश्र धातु का बना हुआ है। या फिर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। आप सभी को पता है पेंटिंग किया जाता है, लोहे का कोई खिड़की उड़की लाया गया, पेंट कर दिया गया, हम सोचते हैं कि जंग नहीं लगेगा, इससे बचा जा सकता है। या फिर हम क्या करें, तेल या ग्रीस लगाना पदार्थ पे ऊपर से। आप देखोगे बच्चे क्या करते हैं गाँव में, कि जो बारिश का मौसम आता है अपने साइकिल के रिम में क्या करते हैं, मोबिल, जरा हुआ मोबिल पोत देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अगला हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है बच्चा, विकृत गंधिता, समझ में आ रहा है। विकृत गंधिता क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। विकृत का मतलब होता है खराब, आप सभी को पता, विकृत खराब हो जाना, गंधित मतलब गंध आना, खराब गंध आना। ठीक है, खराब गंध कब आएगा, जब कोई चीज़ खराब हो जाएगा। आप ताज़ा ताज़ा भोजन बनाए हैं, वो महक रहा होगा, उसकी गंध कुछ अलग टाइप की रही होगी। ठीक है, अभी कहीं पे भी बगल में या कहीं पे भी शादी विवाह त्यौहार होते हैं, दूर से महक आती है, हाँ कुछ बन रहा है, बात समझाई। लेकिन अगर वही पदार्थ, कोई भी बना बनाया खाना एक दो दिन पुराना हो जाए, अब आपसे कहा जाए तो कैसा गंध आएगा, तो आप कहोगे बहुत खराब गंध आ रहा है, ये खाने लायक नहीं है। इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे भी प्रक्रिया वही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। जो संक्षारण में हमने पढ़ा था, कोई धातु का पदार्थ खराब हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, भोजन खराब हो रहा है, खाद्य पदार्थ खराब हो रहे हैं, वसा या तेल में जो बनी हुई चीजें वो खराब हो रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या कहा गया, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने के कारण, क्यों खराबी आ रही है, ऑक्सीकरण होने के कारण उनका स्वाद बदल जाए और उनके गंध क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। बात समझा गई, कि अगर कोई भोज्य पदार्थ है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका गंध बदल जाएगा, उसके स्वाद बदल जाएंगे। बासी खाना कभी खा के देखो, बासी हो गया हो, आपको स्वाद ही नहीं मिलेगा, पूरा एकदम आप बीमार भी पड़ जाओगे। तो मना किया जाता है ताज़ा भोजन करो, बासी भोजन ना करो, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और उसका स्वाद बदल गया और उसके गंध परिवर्तित हो गए। जैसे आप देखो लंबे समय तक खुले में रखा हुआ तेल या वसा युक्त भोजन खराब होकर गंध देने लगता है, उदाहरण तो आपको सभी को पता है, बहुत सारे उदाहरण। अब बात आती है इसको रोकने के क्या उपाय हैं, इससे समस्याएं क्या पैदा होती है, आप सभी को पता है, भोजन रखोगे खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप देखोगे चिप्स के पैकेट देखोगे, तो चिप्स के पैकेट में चिप्स रखा रहता है बना बनाया, वो खराब नहीं होता। रीजन क्या है कि उसमें ऑक्सीजन निकाल करके उसमें अक्रिय गैस भर दी जाती है। तो हमारा जो चिप्स का जो पैकेट होता है देखोगे फूला फूला रहेगा उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो फूला रहेगा एकदम जैसे पूरा भरा हुआ है। वो क्या भरी हुई थी, उसमें गैस भरी हुई थी, अक्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। किस लिए भरी रहती है, कि वो जो उसमें पदार्थ भरा गया है वो ऑक्सीजन के संपर्क में न आए। बात समझाए, इसलिए इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। और अगर हम बासी भोजन को करेंगे तो क्या हो गया, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर कोई खाना बासी हो गया तो वह हानि हुई, एक प्रकार से बना बनाया भोजन खराब हो जाए तो हानि हुई। ठीक है, ये सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे बचने के लिए हम खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखते हैं।
आप देखोगे चिप्स उप्स बनाते होंगे तो बंद पैकेट में, डब्बे में बंद करके रख दिया जाता है कि इसमें हवा न जाए या यहाँ पे नमी न जाए, सूखे स्थान पे रखो, ठीक है। और क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर जिसको आप कहते हो फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में रखा जाता है। कुछ पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, भोजन को बना करके फ्रिज में रख देते हैं, जिससे 1-2 दिन तक वो उसी तरह पहले के जैसा पोषक पदार्थ युक्त बना रह जाता है। या एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना, कोई ऐसी चीज उसमें डाल दी जाए जो ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से रोके। एक एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए रोके, भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन से रिएक्शन ना होने दे, ये मिला दिया जाए। या फिर खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरना, भी हमने बताया चिप्स के पैकेटों में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से उनका जो अब खाद्य पदार्थों का जो स्वाद है वो बना रहता है, काफ़ी दिनों तक उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे अचार बनता है घरों में, नमक डाल के रख दिया जाता है, तेल डाल के रख दिया जाता है, सालों साल तक हम लोग खाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हैं जिससे हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी सेशन हम क्या चाहेंगे कि इसे यहीं पे सेशन समाप्त हो। आगे हमारे टॉपिक में अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको लेके आएंगे। जो भी हमारे पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हमने उसको एक स्लाइड में लेके आया है, ठीक है। इसको हम आगे की क्लास में करेंगे। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, अगले वाले क्लास में हम लोग अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है। दीर्घोत्तरी में भी कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से आएंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। और एक हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का कि क्या क्या हमने पढ़ा है, उसको एक जगह पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम ये सभी जो भी एग्जाम्पल्स या पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाएंगे। और इसके लिए हम आपको कहते हैं कि आप ज़रूर उस वीडियो को देखें जो इसके बाद आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।